जय हिंद। देखिए, अभी हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर्ड एक्ट या फिर एक क्वीन की चार्टर्ड के तहत 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर उन्हें परमिशन दिया जाता है कि वह जाकर पूर्व में या फिर भारत में जाकर वो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाकर वो अपना व्यापार करे, व्यापार का प्रचार प्रसार करे। अब है कि उस वक्त भारत की स्थिति कैसी थी। ठीक है, भारत का सिचुएशन उस वक्त कैसा था, आखिर ब्रिटिश जो है इतना कामयाब कैसे हुआ। ठीक है, ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आकर किस प्रकार से, मतलब एक उतने दूर और समुद्री यात्रा तय करके वो भारत में आते हैं एज ए ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर, और फिर लगभग 200 सालों से भी अधिक समय तक वो अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और भारत को कॉलोनाइज्ड कर लेते हैं। तो आखिर उस वक्त की सिचुएशन कैसा था, उस वक्त के राजा महाराजाओं की स्थिति क्या थी, और मुख्यतः जो मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य जब उभरा तो उस वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैर पसारने का प्रयास कर रही थी या जब भारत आई तो कैसे उसकी स्थिति डामाडोल थी या अपने पतन की ओर मुगल अंपायर जा रहा था। ठीक है, तो सिचुएशन ऑफ मुगल आफ्टर औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो है किस प्रकार की स्थिति मुगल अंपायर में बनी, तो सबसे पहला है कि डेथ ऑफ मुगल अंपायर औरंगजेब इन 1707 1707 में लगभग कह सकते हो कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो दो उपरांत जो स्थिति होती है कि वैसे कोई भी लीडर औरंगजेब की जगह ऑक्युपाई नहीं कर पाता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करने लगता है, मतलब उसका विघटन होने लगता है, और सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, केंद्र की जो सत्ता होती है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ठीक है, और आगे है प्रोविंशियल स्टार्ट्रैप्स रेज्ड देयर हेड्स। और देखो, कई एक प्रांत थे मुगल अंपायर में। ठीक है, वो धीरे धीरे प्रांत के जो शासक हैं अपने आप को इस सेंट्रल अथॉरिटी से अलग और स्वायत्त और स्वतंत्र जो है अपनी घोषणा, स्वतंत्रता की जो है घोषणा वो कर देते हैं। तो कहने का मोर और लेस मतलब ये है कि सेंट्रल अथॉरिटी जैसे जैसे वीक हो रही थी, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था या जो प्रोविंस थे वो धीरे धीरे जो है अपना जो कह सकते हो कि एक स्वायत्त या स्वतंत्र राज्य की घोषणा वो कर दिए जा रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अगर सब लोग अगर एक साथ रहते तो उसकी अलग सामूहिक शक्ति होती, लेकिन जैसे जैसे छोटे छोटे कस्बे और प्रांतों का राजा या फिर वहाँ का सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे रहा था, उनकी सामरिक शक्ति, ठीक है, धीरे धीरे छिन्न होती जा रही थी, वो बढ़ती जा रही थी, वो विभाजित होती जा रही थी। तो आप इस रूप में देख सकते हो कि भारत की स्थिति उस वक्त कैसे मुगल अंपायर का पतन प्रारंभ हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस समय का और इस क्षण का बखूबी प्रयोग किया, और जहाँ तक हो सके उन्होंने बहुत ही चालाकी से इसका एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है, एक्सप्लॉयटेड द इंटरनल डिसयूनिटी, और आपसी मतभेद, जो भिन्न भिन्न राजाओं के बीच में जो आपसी मतभेद थे, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, इसका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरपूर फायदा उठाया। वो जो दो राजाओं के मध्य में अगर कोई भी कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट होती थी, कोई लड़ाई होती थी, उस परिस्थिति में वह एक राजा के साथ मिल जाता था, दूसरे राजा को पराजित करता था, तो उसका ऑलरेडी उस पर आधिपत्य हो जाता था, और जिसके साथ मिला उसको भी बाद में धमका देता था कि देखो हम उसको हराए ना, तुम्हें भी हम हरा देंगे। और फिर जो है मिलिट्री वगैरह का यूनिट उसके राज्य में एक सेटअप कर देता था, जिससे कि है कि जो राजा विजयी हुआ उस पर भी निगरानी रखा जा सके, और इस प्रकार से वो दोनों राज्यों पर कंट्रोल करने लगा। जिससे वो जीता, उससे जो है इकोनॉमिकली कंसेशन वगैरह वो मांगता था कि हमारा मिलिट्री में इतना खर्च हुआ, इसके बदले में इतना जुर्माना दो, और जिस की सहायता की और जो राज्य विजयी हुआ जो है उससे भी वो कह सकते हो कि
ट्रेड वगैरह का, व्यापार करने का जो है सहूलियत मांगता था। तो ब्रिटिश जो है कह सकते हो ना कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो आपने कहा ना, फूट डालो और शासन करो, इसकी पॉलिसी जो है ना ब्रिटेन जो है शुरू से ही अपनाया है। ठीक है, तो यही है कि किस प्रकार से आंतरिक मतभेद, इंटरनल कह सकते हो कि डिसयूनिटी का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन जो है कह सकते हो कि उसका चालाकी से प्रयोग किया और उसका लाभ लिया। हालांकि इस कह सकते हो ना कि मेथड का प्रयोग जो है फ्रेंच वगैरह, डच और पुर्तगीज़ वगैरह ने भी कोशिश किया और कुछ हद तक वो भी सफल हुए। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर आया और जब ने इनके जो है कह सकते हो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अदर यूरोपियन जितने भी कंपटीटर थे उसको कैसे ब्रिटेन ने साइड लाइन किया। लेकिन यहाँ पर है कि किस प्रकार से भारत की आंतरिक मतभेद का ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाभ उठाया। सेंट्रल अथॉरिटी वीकेंड हो चुकी थी, तो इसको लेकर कोई संभालने वाला नहीं था कि भाई तुम आपस में मत लड़ो। ठीक है, आगे है प्लेइंग वन प्रिंस अगेंस्ट अदर, और एक राजा को दूसरे राजा के साथ भड़काकर लड़वाकर जो है कैसे ना, एक लड़े दो लड़े तीसरे को फायदा, इस नीति के तहत जो है कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली और वो जो है आगे अपना आधिपत्य जमा लेती है लगभग 200 सालों तक, आप लोगों को पता ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस, इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपने पावर और इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे बढ़ाया और भारत में वो अपना आधिपत्य जमाते ही चले गए, जिसके कारण भारत लगभग 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। तो ये पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर्ड मिलता है और उसके बाद वो अनुकूल वातावरण भी भारत में उपलब्ध होता है, जिसका कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ा चालाकी से प्रयोग किया और फिर भारत में अपना पैर पसारे एज अ ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर, और बाद में पूरा का पूरा रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा का पूरा भारत को ही कॉलोनाइज्ड कर लेता है। तो ये जो है स्थिति उस वक्त की थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन नेशन भारत की ओर व्यापार के लिए जो है देख रहे थे, और भारत की स्थिति खास करके जो है उस वक्त डिसयूनिटी के कारण चरमरा रही थी, और परिणाम स्वरूप हम कई सालों तक फिर ब्रिटेन के जो है कॉलोनी के रूप में हम रहते हैं। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे फर्दर कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, किस प्रकार से दो यूरोपियन नेशन के बीच में लड़ाई होती है, फ्रेंच और ख़ास करके ब्रिटेन के बीच में, पोर्तुगीज और डच के बीच में। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें जो है ना इतिहास में जो है कह सकते हो, या फिर जब आप PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को देखेंगे यूपीएससी के, तो उसमें एक इंटरनेशनल मूवमेंट का सेक्शन भी है। तो खैर ये सब जानना चाहिए, और कह सकते हो कि अगर जो इतिहास में रुचि रखते हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। So that's all. Thank you.